रिंकी नाम की लड़की मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने आई है, लेकिन जब वो वॉशरूम जाती है तो उसका खून हो जाता है। डिटेक्टिव जे भी मूवी देखने आया था, तो जब उसे इस वारदात के बारे में पता चलता है तो वो लाश के पास जाकर छानबीन करता है। वो रिंकी के आजू बाजू देखता है, कोई हथियार नहीं पड़ा था, इसलिए उसने मल्टीप्लेक्स के सीसीटीवी फुटेज चेक की। उसमें उसे कुछ सबूत मिल गया। उसने देखा कि रिंकी मल्टीप्लेक्स में 3 लोगों से मिली थी। केस थोड़ा पेचीदा है, इसलिए लोगों से बात करनी होगी। उन्हीं से खूनी के बारे में कुछ पता चल सकता है। डिटेक्टिव जे ने उन तीनों लोगों से बातचीत की तो सोमू नाम का लड़का कहता है, सर मैं रिंकी का स्कूल फ्रेंड हूँ। बहुत सालों बाद आज हम यहाँ मिले थे। मैंने और उसने हाय हेलो की और कुछ बातचीत की अपनी लाइफ के बारे में कि क्या चल रहा है। उसने क्या बताया? कुछ टेंशन या कुछ प्रॉब्लम थी उसकी लाइफ में? नहीं सर, इनफैक्ट वो तो बहुत खुश थी। उसने बताया कि उसने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से शादी की है और वो दोनों बहुत खुश हैं और उनकी एक बेटी भी है। डिटेक्टिव जे ने फिर सिमी नाम की लड़की से बात की, जिससे भी रिंकी ने बात की थी। रिंकी कहती है, सर मैं रिंकी को नहीं जानती, बस हमारी सीट आजू बाजू थी तो थोड़ी जान पहचान हो गई थी। फिर जब मुझे वॉशरूम जाना था तो वो बोली मैं भी चलती हूँ। फिर हम दोनों वॉशरूम आ गए, लेकिन उसने मेरे से बोला कि मैं चली जाऊँ, तो मैं चली आई थी, पर वो वॉशरूम में ही थी। मुझे आगे क्या हुआ, किसने किया, ये नहीं पता सर। ठीक है, वो हम पता कर लेंगे, वो हमारी ड्यूटी है। डिटेक्टिव जे ने पीहू से बात की तो पीहू बताती है, सर मैं उसे नहीं जानती, मेरी तो उससे 5 सेकंड के लिए ही बात हुई थी। उसने मुझसे टाइम पूछा था और मैंने उसे बता दिया था। फिर हमारी वॉशरूम में मुलाकात हुई, पर वहाँ हमारी बात नहीं हुई सर। आगे क्या हुआ, किसने किया, मुझे नहीं पता। डिटेक्टिव जे सभी की बातें सुनकर कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो फिर से क्राइम सीन पर गया और उसने ध्यान से देखा और वो समझ गया कि कौन झूठ बोल रहा है। खून पीहू ने किया है क्योंकि वो झूठ बोल रही है। उसने बताया कि रिंकी ने उससे टाइम पूछा था, पर रिंकी के पास तो घड़ी है जो चल भी रही है और उसके पास फोन भी है जो भी चल रहा है, तो वो उसमें टाइम देख सकती थी। तो फिर वो पीहू से टाइम क्यों पूछेगी? मतलब वो झूठ बोल रही है। डिटेक्टिव जे ये बात समझ जाता है और वो उसे पकड़ लेता है और पीहू भी अपना जुर्म कबूल लेती है। हाँ मैंने ही मारा था उसको, क्योंकि उसकी और मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी थी। आज जब वो मुझे मिली तो मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए जब वो वॉशरूम गई तो मैं उसके पीछे चली गई और मैंने उसको वहीं मार दिया। डिटेक्टिव जे उसको पुलिस के हवाले कर देता है और उसको पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ती है। केस सॉल्व हो जाता है। एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे गरीब थे, जिस कारण ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा, प्रिय, आज दक्षिणायन संक्रांति है। जो भी इस दिन दान करता है वह अनंत फल पाता है, इसलिए तू किसी ब्राह्मण को दान दे देना और मैं भी नगर में दान मांगने के लिए जा रहा हूँ। इस पर ब्राह्मण की पत्नी क्रोधित होकर कहती है, अरे दरिद्र, कभी भी तुम मुझे अच्छा भोजन नहीं करवाया, अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं दिया और गहनों की तो बात ही छोड़ दो। उदास ब्राह्मण जवाब देता है, प्रिय, भगवान जितना भी जिस किसी को देता है उसे वह खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, इसलिए तुम दान अवश्य देना। ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी बात मान ली और ब्राह्मण दान मांगने के लिए चला गया। ब्राह्मण की पत्नी ने दान देने के लिए सोचा कि घर में तिल पड़े हैं, मैं उन्हें अच्छे से साफ करके उनके लड्डू बनाकर दान दूंगी। इसलिए वह तिलों को पानी में धोकर और छांट कर सूखने के लिए धूप में रख देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक कुत्ता आ जाता है और तिलों पे पेशाब कर देता है। ब्राह्मणी सोचती है कि अब मैं इन्हें दान में नहीं दे सकती, इसलिए नगर में जाकर इन छटे हुए तिलों के बदले में मैं बिना छटे हुए तिल लाऊंगी। ऐसे सोचते हुए वह एक घर में तिल बदलने के लिए चली गई और उस घर की गृहिणी से कहने लगी, कृपा करके आप इन छटे हुए तिलों के बदले मुझे बिना छटे तिल दे दो। उसके हाथ से बदलने के लिए तिल ले लेती है
तभी अंदर से उसका शास्त्रों का ज्ञात पुत्र आया। ब्राह्मणी का पति भी उसी घर में दान लेने के लिए आया हुआ था। उसका पुत्र बोला, माँ, ये तिल ना लो। बिना कोई कारण के कोई छटे हुए तिल बिना चटे हुए तिल से नहीं बदला जाता। निश्चय ही इसके पीछे कोई कारण होगा। इस प्रकार उस ब्राह्मणी के तिल बदले नहीं जा सके और ब्राह्मण की पत्नी उदास अपने घर लौट आती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? यही है कि कम मूल्य पर अगर कोई बहुत अधिक मूल्यवान वस्तु दे तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे ब्राह्मणी के तिलों में कुत्ते ने पेशाब कर दिया था और वो उन साफ तिलों को बिना साफ किए गए तिलों के साथ बदलना चाहती थी। कभी भी कोई कम मूल्य का वस्तु बहुमूल्य वस्तु से बदलना चाहता है तो उसकी मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है। जरूर उनकी मन में कोई तो शंका आएगी ही। ऐसे ही यहाँ पे ब्राह्मण की पत्नी की तिल को भी नहीं बदला जा सका। एक घने जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू और अपनी सास बबली के साथ रहा करती थी। बबलू एक कपड़े की दुकान में काम करता था और उसकी अच्छी खासी सैलरी थी, जिसकी वजह से घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसके यहाँ पर फ्रिज, टीवी, एसी सब कुछ था। एक बार बबलू काम के लिए निकलता है तो उस पर एक कौवा हमला कर देता है, जिससे बबलू बहुत बुरी कदर घायल होता है। घायल होने की वजह से बबलू का बहुत सारा खून निकल जाता है और उसे शरीर में कमजोरी आ जाती है। फिर बबलू को कई महीनों का बेड रेस्ट के लिए सलाह दी जाती है। पीलू, अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता तो कितना अच्छा होता। अब मैं तुम लोगों पर बोझ बन गया हूँ। नहीं जी, आप हम पर बोझ नहीं बने हैं। क्या जब आप अपनी जिम्मेदारी निभाते थे तो हम लोग आपके लिए बोझ थे? ये सुनकर बबलू खुश होता है और बबली भी खुश होती है। मैं आपका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से करवाऊंगी और आपको बिल्कुल ठीक करके ही रहूंगी। अरे लेकिन पीलू, इलाज के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी जो जमा पूंजी थी वो तो अभी खर्च हो गई। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आप दवाई खाइए और आराम कीजिए। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बबलू की हालत वैसी की वैसी ही रहती है। माँ जी, बहुत दिन हो गए हैं, घर की पूरी कमाई बंद है। हमें बबलू का अच्छे डॉक्टर से इलाज भी करवाना है। बहू, तू सही कह रही है, लेकिन हमारे पास पैसे आएंगे कहाँ से? अब तो घर का राशन भी खत्म होने लगा है और बबलू की महंगी दवाइयाँ भी खरीदनी है। माँ जी, मुझे काम की तलाश करनी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे हमारा घर चल सके। अगले दिन पीलू काम की तलाश के लिए निकलने लगती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं शाम तक कोई न कोई काम जरूर ढूंढ के लाऊंगी। हाँ पीलू, अच्छी कोशिश करना, क्योंकि हमारे घर की हालत बहुत खराब है। इस तरह से पीलू बहुत दूर दूर तक पक्षियों के पास काम मांगने के लिए जाती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता है। ऐसे ही बारिश का मौसम आ जाता है। पीलू फिर से काम की तलाश में निकल जाती है। सुंदरी काकी, मुझे कुछ काम दे दो, मेरे पति की हालत बहुत खराब है। अरे बेटी, मेरे पास तेरे लायक कोई भी काम नहीं है। इस तरह से पीलू और भी बहुत लोगों के पास काम मांगने जाती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। फिर निराश होकर पीलू एक कालू कौवे के पास जाती है, जो गर्मा गर्म पकोड़े भजिया तल रहा था। कालू भैया, क्या आप मुझे अपने यहाँ काम देंगे? मैं अच्छा खासे पकोड़े तल लेती हूँ। ए पीलू, मैं तुझे कोई काम नहीं दे सकता। मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं किसी को काम में रखूँ। वैसे भी आजकल तेल गैस का दाम बहुत बढ़ गया है, तू कहीं और जा। पीलू बहुत निराश होकर वापस अपने घर आ जाती है। अरे पीलू, इतने दिन हो गए, तुझे काम नहीं मिल रहा है क्या? पीलू रोने लगती है। क्या बताऊं माँ जी, मैं तो पूरे जंगल में भटक ली, लेकिन कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा है। वो भजिया वाला कालू कौवा भी मुझे दुत्कार कर भगा दिया। पीलू, ऐसा करते हैं कि तू भजिया बनाने का काम शुरू कर दे। आलू के भजिए, मिर्ची के भजिए, प्याज के भजिए। मैं गर्मा गर्म चाय बनाया करूँगी। बारिश का मौसम आ गया है, पक्षियों को चाय और पकौड़े बहुत पसंद आएंगे। वाह माँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। हम हरिया काका से कुछ उधार का किराना ले आते हैं और अपनी दुकान शुरू कर देते हैं। अगले दिन से दोनों सास बहू एक छतरी के नीचे
पकोड़े और चाय की दुकान शुरू कर देते हैं। उनकी चाय और पकोड़े बहुत जल्द ही बिकने लगते हैं और बहुत सारे पक्षी उसके दीवाने हो जाते हैं। अरे वाह, क्या चाय और पकोड़े हैं, ऐसे तो मैंने पूरे जंगल में कभी नहीं खाए। ऐसे चाय पकोड़े तो मेरे घर में भी नहीं बनते, मैं तो इसका दीवाना हो चुका हूँ। थोड़े ही दिनों में पीलू और बबली की बहुत अच्छी आमदनी होने लगती है। उस पैसों से वे लोग बबलू का इलाज कराते हैं और जल्द ही बबलू ठीक हो जाता है। अब बबलू भी अपनी माँ और पत्नी के काम में हाथ बटाने लगता है और उनकी छतरी के नीचे की दुकान एक पक्की दुकान में तब्दील हो जाती है। इस तरह से पीलू, बबली और बबलू अपना जीवन हंसी खुशी गुजारने लगते हैं।